ई कंटेंट योजना अंतर्गत आज हम बीए प्रथम वर्ष ऐच्छिक विषय हिंदी साहित्य द्वितीय प्रश्न पत्र और पाठ्य पुस्तक का नाम है एकांकी रत्नाकर में संकलित कौमुदी महोत्सव एकांकी के प्रमुख या महत्वपूर्ण जो गद्यांश हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। इससे पहले भी हम 4-5 वीडियो में इस एकांकी के बारे में चर्चा कर चुके हैं। आज हम प्रयास करेंगे कि इस एकांकी के जो महत्वपूर्ण गद्यांश है उनकी 100% व्याख्याएँ पूरी कर लें। मैं SL बैरवा, सहायक आचार्य हिंदी, राजकीय कन्या महाविद्यालय बयाना, जिला भरतपुर, और जिस कंटेंट की हम चर्चा कर रहे हैं ये कंटेंट महाराजा सूरजमल ब्रज विश्वविद्यालय भरतपुर के BA प्रथम वर्ष द्वितीय प्रश्न पत्र में संकलित है और पाठ्य पुस्तक का नाम है एकांकी रत्नाकर, जिसमें 5 एकांकी संकलित हैं और जिसकी प्रथम एकांकी है कौमुदी महोत्सव। उसकी हम प्रस्तुत वीडियो में चर्चा कर रहे हैं। तो BA प्रथम वर्ष में अध्ययनरत छात्राएं प्रस्तुत वीडियो को ध्यान से देखें, सुनें, इसका अवलोकन करें, विवेचन विश्लेषण करें और तदुपरांत प्रस्तुत वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करने में कोताही ना बरतें। तो प्यारी छात्राओं, अब हम इस एकांकी का जो 20वां गद्यांश है उसको पहले पढ़ते हैं, फिर व्याख्या के 4 सोपानों के आधार पर इसका विवेचन विश्लेषण करेंगे। मौर्य, ये लो अपना शस्त्र फेंक देते हैं। यह कलंक इसी समय दूर करता हूँ। राजमंत्री राक्षस की राजनीति के कुचक्र में आने वाला चंद्रगुप्त, क्या मैं अपनी शिखा खोलकर विनाश की फिर प्रतिज्ञा करूं? जिस ब्राह्मण की शिखा सर्पणी ने नंदवंश को एक ही दंशन में समाप्त कर दिया, क्या मौर्य भी उस सर्पणी पर हाथ रखना चाहता है? जिस चंद्रगुप्त को अपना आत्मीय समझकर कुसुमपुर के सिंहासन पर आरूढ़ कराया, उसी चंद्रगुप्त के विनाश से क्या शमशान को सुसज्जित करूं? बारे ब्राह्मण, ब्रह्म ज्ञान में जीवित रहने वाला आज राज्य के कुचक्रों से लांछित हो रहा है। आज अपने सृष्टि सागर का विष मैं ही पी रहा हूँ, किंतु चंद्रगुप्त मुझ में कालकूट को भी पी जाने वाले नीलकंठ की शक्ति है, समझते हो? अब हम इस गद्यांश का व्याख्या के 4 सोपानों के आधार पर इसकी 100% व्याख्याएँ करेंगे। तो कृपया करके छात्राएं ध्यान से देखें। तो पहले हम इसका संदर्भ देखते हैं। प्रस्तुत गद्यावतरण हमारी पाठ्य पुस्तक एकांकी रत्नाकर में संकलित डॉक्टर रामकुमार वर्मा द्वारा रचित एकांकी कौमुदी महोत्सव शीर्षक एकांकी से अवतरित है, लिया गया है। और यह एकांकी ऐतिहासिक है और आदर्शवादी एकांकी है और रामकुमार वर्मा की प्रसिद्ध एकांकियों में से एक एकांकी है। बहुत ही रोचक घटना का इस एकांकी में चित्रण किया गया है। अब हम इसका प्रसंग निहारते हैं। प्रस्तुत गद्यांश में चंद्रगुप्त ने चाणक्य के यह कहने पर कि तुम्हें मेरी राजनीति ने ही सुदृढ़ बनाया है। चंद्रगुप्त ने कहा कि क्या मैं इतना हीन हूँ कि चाणक्य की शक्ति से ही विजय प्राप्त करता हूँ? यदि ऐसा है तो मुझे वह शक्ति, वह सहारा नहीं चाहिए। यह कहकर चंद्रगुप्त ने चाणक्य को महामंत्री पद से हटा दिया। तब चाणक्य ने जो कुछ कहा और किया, यहाँ उसी का वर्णन है। तो बहुत ही ये गद्यांश मार्मिक है। तो
चाणक्य ने क्या कहा है, अगला जो सोपान है व्याख्या का तीसरा सोपान भावार्थ या सरल अर्थ, तो उसमें हम देखते हैं। प्रस्तुत गद्यांश में चाणक्य ने कहा कि चंद्रगुप्त मौर्य, महामंत्री का यह शस्त्र लो, ये आपकी उपाधि संभालो। मैं इस पद से स्वतः ही त्यागपत्र देता हूँ, रिजाइन करता हूँ। मुझे क्या है, पद की किसी तरह की कोई लालसा नहीं। मैं इसे लौटाकर महामंत्री पद छोड़ता हूँ। मैं महामंत्री पद को कलंक मानता हूँ। चंद्रगुप्त, तुम नंद के राज्य के मंत्री राक्षस की राजनीति के बुरे चक्र में फंस गए हो। तुमने उसी के प्रभाव से मेरा अपमान किया है और अपमान को मैं सहन नहीं कर सकता। मुझे गवारा नहीं है अपमान। अब बतलाओ, क्या मैं उसी प्रकार अपनी शिखा खोलकर तुम्हारे विनाश की प्रतिज्ञा करूं, जिस प्रकार नंद से अपमानित होने पर मेरे द्वारा की गई थी। मेरी चोटी रूपी सर्पणी ने नंद के वंश को डसकर समाप्त कर दिया, उसको नष्ट कर दिया। क्या तुम भी उसी शिखा रूपी सर्पणी को छेड़ना चाहते हो? चाणक्य ने स्पष्ट करना चाहा कि नंद ने मेरा अपमान किया था, मेरा डिसऑनर किया था। उसका परिणाम क्या हुआ था? पूरे नंद वंश का विध्वंस हो गया था। मैंने अपनी शिखा खोलकर उससे अपमान का बदला लेने, उसे नष्ट करने की प्रतिज्ञा की थी। मैंने प्रतिज्ञा पूरी करके दिखाई। नंद का वंश इस प्रकार नष्ट हो गया जैसे उसे मेरी चोटी रूपी सर्पणी ने डस लिया हो। क्या तुम भी उसी शिखा को छेड़ना चाह रहे हो? मैंने तो तुम चंद्रगुप्त को अपना आत्मीय माना था कि अपना है ये, और तुम्हें कुसुमपुर के सिंहासन पर बिठाया था। नंद का विनाश कर उसका कुसुमपुर का सिंहासन तुम्हें सौंपा था मैंने। क्या तुम्हें समाप्त कर तुम्हारा सब शमशान पहुंचाऊं? चाणक्य ने बताना चाहा कि अपमानित होने पर मैं नंद की तरह तुमसे भी बदला लेकर तुम्हारा विनाश कर सकता हूं। बोलो क्या चाहते हो? चाणक्य चंद्रगुप्त के व्यवहार से दुखी होकर बोला कि मैं ब्राह्मण हूं, मुझे ब्रह्म ज्ञान के लिए ही प्रयत्न करना चाहिए था, किंतु अपमान का बदला लेने के कारण मैं राजनीति के कुचक्रों में उलझ गया और बदले में फिर अपमानित हुआ हूँ। मुझे आज जो अपमानजनक शब्द सुनने को मिल रहे हैं, ये तो मेरी ही सृष्टि रूपी समुद्र से उत्पन्न विष जैसे हैं। मैंने ही चंद्रगुप्त को शासक बनाया और मेरे द्वारा बनाया गया शासक ही विषतुल्य शब्द बोलकर, विष के समान शब्द बोलकर अपमानित कर मुझे पीड़ा पहुंचा रहा है। ये मुझे कदापि गवारा नहीं है, स्वीकार नहीं है। आगे चाणक्य ने चंद्रगुप्त से कहा कि तुम यह जान लो कि मैं इससे भी बड़े अपमान रूपी विष का उसी प्रकार पान करने में समर्थ हूँ, जिस प्रकार कालकूट का शिव ने पान किया था। मैं बदला लेने में पूर्णतः सक्षम हूँ। मैं अपमान करने वाले से भयभीत होने वाला नहीं हूँ। अब हम इस गद्यांश का कलात्मक सौंदर्य उसको देखते हैं। उक्त गद्यांश या प्रस्तुत गद्यांश में आचार्य चाणक्य अपमान करने वाले को परास्त करने में समर्थ हैं। उनके इस कथन में आत्मविश्वास झलक रहा है। पूर्ण रूप से आत्मविश्वास के साथ लवरेज है। चाणक्य के शब्द उनके मन के भावों के अनुरूप हैं और प्रस्तुत गद्यांश की भाषा में ओज गुण और वीर रस का सौंदर्य है और रूपक उपमा अलंकारों का बहुत ही सुंदर प्रयोग हुआ है। और प्रस्तुत पद्यांश की भाषा सहज सरल सुबोध लेखक या एकांकीकार के भावों और विचारों को अभिव्यक्त करने में पूर्ण रूप से सक्षम और समर्थ है। अब हम अगला 21वां गद्यांश है, उसको पहले पढ़ते हैं। आत्मचिंतन में जो ऐश्वर्य है क्षत्रिय, वह इन तुच्छ भड़कीले भेवों में नहीं है, और वह भेवव जो अपने साथ मृत्यु लिए हुए हैं, शत्रु के गुप्तचरों और विष कन्याओं पर विश्वास करने वाला सम्राट एक ही पदक्षेप में मृत्यु का आलिंगन उसी भांति करता है जैसे
एक ही उछाल में पतंगा दीपशिखा के भीतर जलती हुई मृत्यु में भस्म हो जाता है। तुम भी भस्म हो जाओ और अपने भेवक का जला हुआ काला धुआं अपने पीछे छोड़ जाओ। तो बहुत ही मार्मिक है गद्यांश। अब हम इस गद्यांश का व्याख्या के 4 सोपानों के आधार पर इसका विवेचन विश्लेषण करते हैं। तो पहले हम इसका संदर्भ देखते हैं। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक एकांकी रत्नाकर में संकलित डॉक्टर रामकुमार वर्मा द्वारा लिखित एकांकी कौमुदी महोत्सव से उद्धृत है, अवतरित है या लिया गया है। अब हम इसका प्रसंग देखते हैं। प्रस्तुत गद्यांश में चाणक्य ने महामंत्री पद का त्याग कर दिया और अपना शस्त्र चंद्रगुप्त को सौंप दिया। तब चंद्रगुप्त ने उससे कहा कि आज से मैं समस्त राजनीति अपने बाहुबल में केंद्रित कर कुसुमपुर का शासन करूँगा और विद्रोहियों को समाप्त कर दूंगा। चाणक्य ने कहा कि अवश्य करो और स्वयं भी विनष्ट हो जाओ। चंद्रगुप्त ने कहा कि ब्राह्मण, तुम्हें मेरे आनंद उत्सव से ईर्ष्या हुई है। तब चाणक्य ने उससे कहा, क्या कहा? अगला सोपान भावार्थ में हम देखते हैं। तो उक्त गद्यांश या प्रस्तुत गद्यांश में चाणक्य ने कहा, चाणक्य ने चंद्रगुप्त से कहा कि क्षत्रिय, हे वीर, आत्मचिंतन के ईश्वर की तुलना में तुम्हारे ये भड़कीले भेवक तुच्छ है। इनका कोई सार तत्व नहीं है, कोई महत्व नहीं है, कोई इम्पोर्टेंस ही नहीं है। फिर तुम्हारा भेवव आनंद उत्सव तो मृत्यु को भी साथ में लिए हुए है। जो सम्राट शत्रु के गुप्तचरों और विषकन्याओं की पहचान न कर उन पर विश्वास करता है। अरे, गुप्तचरों और विषकन्याओं पर सहज रूप से विश्वास नहीं करना चाहिए। ये प्राण घातक है। ये आपके प्राणों को लेने पर तुले हुए हैं। आप क्या है, इनकी चाल चरित्र चेहरे को नहीं जानते हो। इन पर सहज रूप से विश्वास नहीं करना चाहिए। जो सम्राट शत्रु के गुप्तचरों और विषकन्याओं की पहचान न कर उन पर विश्वास करता है, वह उनके पैर के एक ही प्रहार से उसी प्रकार नष्ट हो जाता है जिस प्रकार पतंगा एक उछाल भरकर दीपक की लौ में जलकर भस्म हो जाता है। तुम महोत्सव आयोजित करो और उसमें समाप्त हो जाओ, मुझे कोई ऐतराज नहीं। तुम्हारे भस्म होने से तुम्हारे पीछे रह जाएगा तुम्हारे भस्म होने से उत्पन्न धुआं। ये क्या है, आपका अस्तित्व रहेगा। अब हम इस गद्यांश का कलात्मक सौंदर्य देखते हैं। प्रस्तुत गद्यांश में चाणक्य ने अपनी सूझबूझ और दूरदृष्टि से जान लिया था कि समाहर्ता वसुगुप्त और राज नर्तकी अलका नंदवंश की ओर से क्रमशः गुप्तचर और विषकन्याएं हैं जो चंद्रगुप्त को नष्ट करने के लिए भेजे गए हैं, जो चंद्रगुप्त को समाप्त करने के लिए भेजे गए हैं। उनकी जीवन लीला है, उसको समाप्त करना चाहते हैं। लेखक ने दीपक की लौ में भस्म होने वाले पतंगे की सुंदर कल्पना की है और तुलना की है कि किस प्रकार से पतंगा दीपक की लौ पर बैठकर अपने आप को नष्ट कर देता है। उसी प्रकार से चंद्रगुप्त भी विषकन्याओं और गुप्तचरों के जाल में फंस करके वो भी क्या है, अपने आप को नष्ट करना चाहता है। लेकिन इन वक्त पर महामंत्री चाणक्य ने उनको बचा लिया था। और प्रस्तुत गद्यांश के वर्णन में चित्रात्मकता, सांकेतिकता, अलंकारकता, भाषा ओज गुण और वीर रस प्रधान है। और इसकी भाषा शैली सहज, सरल, सुबोध और लेखक या एकांकीकार के भावों और विचारों को अभिव्यक्त करने में पूर्ण रूप से सक्षम और समर्थ है। अगला 22वां गद्यांश है, उसको पढ़ते हैं। महामंत्री मत कहो मौर्य, मैं अब तुम्हारा महामंत्री नहीं हूँ। मैं भी तुम्हें सम्राट नहीं कह रहा हूँ, मैं केवल एक ब्राह्मण हूँ। वह ब्राह्मण जिसकी शिखा बहुत दिनों तक खुली रही और वह तभी बांधी गई जब उसने अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार नंदवंश का विनाश कर दिया।
अब उसके सामने केवल दो ही मार्ग है, या तो वह पुनः अपनी शिखा खोलकर मौर्य वंश के विनाश की प्रतिज्ञा करे, या क्षितिज की भांति अपनी बाहुओं को फैलाकर नक्षत्रों के नेत्रों से विषमभरा पृथ्वी को अपनी करुणा और शांति से सींचे। तब समस्त सृष्टि में उसका राज होगा, पशु पक्षी उसके सहचर होंगे और वायु झकोरों में झूम कर वह सामगान करता हुआ तुम्हें क्षमा करेगा। अब हम इस गद्यांश का व्याख्या के 4 सोपानों के आधार पर इसका विवेचन विश्लेषण करते हैं, इसकी समीक्षा करते हैं। तो पहले हम इसका संदर्भ देखते हैं। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक एकांकी रत्नाकर में संकलित डॉक्टर राम कुमार वर्मा द्वारा रचित एकांकी कौमुदी महोत्सव से उद्धृत है, अवतरित है, लिया गया है। अब इसका प्रसंग निहारते हैं। प्रस्तुत गद्यांश में चाणक्य ने चंद्रगुप्त से कहा, क्या कहा? कि तुम कौमुदी महोत्सव को अपने ऐश्वर्य का सूचक मानते हो, किंतु तुम में आत्मचिंतन करने की विशेषता नहीं है। उत्सव का यह आयोजन तुम्हारे विनाश का कारण बनेगा। चंद्रगुप्त को लगा कि चाणक्य निर्दोष लोगों पर भी संदेह करता है, उसे हिंसा में आनंद आता है। वह चाणक्य को महामंत्री कहकर कुछ कहना चाहता था, तभी महामंत्री पद त्याग चुका चाणक्य बोल पड़ा। अब चाणक्य ने क्या बोला, क्या कहा, अगला जो सोपान है भावार्थ, उसमें हम देखते हैं। तो प्रस्तुत गद्यांश में चाणक्य ने चंद्रगुप्त से कहा कि तुम अब मुझे महामंत्री मत कहो, तुम मुझे महामंत्री मत कहो मौर्य, मैं अब तुम्हारा महामंत्री नहीं हूँ। महामंत्री न रहने से मैं भी तुम्हें सम्राट कहकर संबोधित नहीं कर रहा हूँ। मैं अब केवल एक ऐसा ब्राह्मण हूँ जिसकी शिखा बहुत दिनों तक खुली रही थी। चाणक्य ने उस बात का ध्यान दिलाना चाहा जब राजा नंद द्वारा अपमानित किए जाने के कारण अपनी शिखा खोलकर उसको समाप्त करने तक शिखा खुली रहने की प्रतिज्ञा की थी। चाणक्य ने नंद से ये प्रतिज्ञा की थी कि नंद में जब तक आपका विनाश नहीं करूँगा तब तक शिखा को बांधूंगा नहीं, ये खुली रहेगी। चाणक्य ने कहा कि वह शिखा तभी बांधी गई जब मैंने अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार नंद को उसके वंश के साथ नष्ट कर दिया था। तुमने मेरा जो अपमान किया है, उस अपमान के कष्ट से छुटकारा पाने के लिए मेरे सामने 2 ही मार्ग हैं, केवल 2 ही रास्ते हैं। अपमान के कष्ट से 2 तरह से ही मुक्त हुआ जा सकता है। एक उपाय तो यह है कि मैं फिर से अपनी शिखा खोलकर मौर्य वंश को समाप्त करने की प्रतिज्ञा करूं, और दूसरा उपाय यह है कि मैं क्षितिज की तरह आचरण करूं, आकाश की तरह। क्षितिज मानो अपनी भुजाएं फैलाकर नक्षत्र रूपी नेत्रों से विश्व का भरण पोषण करने वाला या करने वाली पृथ्वी के प्रति अपनी करुणा दर्शाता है और धरती को शीतलता देता है। मैं भी संसार के लोगों के प्रति अपने हृदय की करुणा का प्रदर्शन कर सबको शांति प्रदान करने का कार्य करूं, सबको आनंदित करूं। सबके प्रति करुणापूर्ण व्यवहार करने से सारी धरती पर ही मानो मेरा राज हो जाएगा। उस राज में पशु पक्षी मेरे सहचर रहेंगे, मेरे साथी बनेंगे। वायु के झकोरों में सामवेद के गीत गुनगुनाने वाले मेरे भीतर किस प्रकार का कटु भाव, प्रतिशोध आदि का भाव नहीं होगा। ये बदले की भावना समाप्त हो जाएगी। अपने प्रति अपराध करने वाले के प्रति भी मेरे भीतर क्षमा का भाव होगा। अब हम इसका कलात्मक सौंदर्य देखते हैं। प्रस्तुत गद्यांश में चाणक्य स्वयं को चंद्रगुप्त द्वारा अपमानित महसूस कर रहा था, इससे उसे कष्ट हो रहा था। वह कष्ट से छूटने के 2 उपायों के बारे में विचार कर रहा है। नंद द्वारा अपमानित किए जाते समय तो चाणक्य में इस तरह के विचार करने का धैर्य नहीं रहा था। चंद्रगुप्त द्वारा अपमानित किए जाने तक उसमें कुछ परिवर्तन आ गया है। चाणक्य के विचारशील होने की विशेषता व्यक्त हुई है और
प्रस्तुत गद्यांश की भाषा शैली सहज सरल सुबोध लेखक या एकांकीकार के भावों और विचारों को अभिव्यक्त करने में पूर्ण रूप से सक्षम और समर्थ है। अगला 23वां जो गद्यांश है उसको हम पहले पढ़ते हैं। चंद्रगुप्त प्रजा के संस्कार जल्दी नहीं छूटते। इस समय भी महाराज नंद से सहानुभूति रखने वाले व्यक्ति कुसुमपुर में विद्रोह की लपटों के स्फुलिंग बने हुए हैं। राजमंत्री राक्षस कुसुमपुर के बाहर रहकर भी कुसुमपुर के नागरिकों में अविश्वास के बीजों पर अपनी नीति का जल सींच रहा है। कुसुमपुर में समस्त कार्यों में षड्यंत्रों का जाल जयकार के छद्म वेश में चारों ओर घूम रहा है और तुम कौमुदी महोत्सव में असावधान होकर विष कन्या का स्पर्श करना चाहते हो। चंद्रगुप्त, मैं अपने निष्प्रह नेत्रों से सब कुछ देख रहा हूँ और तुम देखकर भी कौमुदी महोत्सव की शीतलता में हलाहल पान करने जा रहे हो। फिर यही कहना चाहता हूँ। अब हम इस गद्यांश का व्याख्या के 4 जो प्रमुख सोपान हैं उसके आधार पर इसका विवेचन विश्लेषण करते हैं, इसकी समीक्षा करते हैं। तो पहले हम इसका संदर्भ देखते हैं। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक एकांकी रत्नाकर में संकलित डॉक्टर राम कुमार वर्मा द्वारा विरचित एकांकी कौमुदी महोत्सव से अवतरित है या लिया गया है। अब हम इसका प्रसंग देखते हैं। प्रस्तुत गद्यांश में चाणक्य द्वारा महामंत्री पद त्यागे जाने पर चंद्रगुप्त ने उससे वसुगुप्त अलका के बारे में कही गई बात की सत्यता प्रमाणित करने के लिए कहा था कि ये बात सही है कि गलत है। चाणक्य ने वसुगुप्त और अलका को बुलवाया और तब उसने जो कुछ कहा था यहाँ उसी का वर्णन हुआ है। क्या वर्णन हुआ है? अगला जो सोपान है, तीसरा जो सोपान है भावार्थ, उसमें हम देखते हैं। प्रस्तुत गद्यांश में चाणक्य ने कहा कि चंद्रगुप्त, प्रजा में बद्धमूल संस्कार जल्दी नहीं मिटते। यही कारण है कि महाराज नंद के प्रति जन्मे सहानुभूति का भाव है। वे कुसुमपुर में विद्रोह की चिंगारी बने हुए हैं। वे विद्रोह करना चाहते हैं, अर्थात वे विद्रोह का प्रारंभ कर रहे हैं। दोबारा से, नंद का मंत्री राक्षस कुसुमपुर से बाहर रहकर कुसुमपुर के नागरिकों में तुम्हारे प्रति बीज रूप में विद्वान अविश्वास को उसी प्रकार बढ़ाने का प्रयत्न कर रहा है जिन बीजों को पानी से सींचकर उन्हें अंकुरित करने का प्रयास किया जाता है कि दोबारा क्या है, बीज हरे भरे हो जाएं। कुसुमपुर में जो भी कार्य होते हैं उन्हें षड्यंत्र का रूप देने का प्रयत्न किया जाता है। षड्यंत्र को छिपाने के लिए जनता दिखावे के लिए तुम्हारी जय जयकार करती है। तुम कौमुदी महोत्सव करते हुए असावधान हो, इससे तुम विष कन्या का स्पर्श कर बैठोगे और वो तुम्हें मृत्यु के जाल में फंसा देगी। मेरी कोई इच्छा नहीं है, फिर भी मैं जो स्थिति है उसे समझ रहा हूँ, उसका बखान कर रहा हूँ, आपको बता रहा हूँ। तुम कुसुमपुर वालों के संपर्क रखकर भी वास्तविक स्थिति से अनजान हो। तुम्हें कौमुदी महोत्सव की अच्छाइयाँ, इसके लाभ ही दिख रहे हैं, किंतु इस उत्सव की आड़ में जो खतरा पैदा करने का षड्यंत्र रचा जा रहा है, जो कुचक्र रचा जा रहा है, उससे तुम बेखबर हो, उसकी तुम्हें कोई जानकारी नहीं। उत्सव का आयोजन कराकर तुम स्वयं जहर पीने का सा कार्य कर रहे हो। मैं एक बार तुमसे कहना चाहता हूँ, ये मेरी दिली इच्छा है, मेरी ये तमन्ना है और ये मेरा दायित्व है कि राजा को मैं गाइडलाइन करूँ, सद्मार्ग दिखाऊं, बुरा क्या है अच्छा क्या है उससे अवगत कराऊं। मैं एक बार तुमसे कहना चाहता हूँ, ऐसा चाणक्य द्वारा कहे जाने पर वसुगुप्त अलका को उसके समक्ष उपस्थित कर दिया गया। अब हम इसका कलात्मक सौंदर्य देखते हैं। प्रस्तुत गद्यांश के वर्णन में चाणक्य की चारित्रिक विशेषताओं पर प्रकाश डाला गया है। वर्णन सांकेतिक है, उसमें लाक्षणिकता, चित्रात्मकता की विशेषताएं
बखूबी हम देख सकते हैं। प्रस्तुत गद्यांश की भाषा सहज सरल सुबोध लेखक या एकांकीकार के भावों और विचारों को अभिव्यक्त करने में पूर्ण रूप से सक्षम और समर्थ है। अगला अंतिम 24वां जो गद्यांश है उसको पहले हम पढ़ते हैं। बार बार राजनीति, प्रत्येक प्रश्न में राजनीति, राज का समाहर्ता, राज के महामंत्री से राजनीति के रहस्य नहीं कहना चाहता, और आशा पान करने में भी तुम्हारी राजनीति है। हाँ, तुम्हारी नहीं मेरी है। समाहर्ता, यदि तुम नहीं चाहते तो मैं तुमसे राजनीति के रहस्य खोलने के लिए नहीं कहूँगा। कविता की बात कहूँगा, कविता की बातें कर सकते हो। उत्तर दो, जो आसव वन्य कुसुमों की सुगंधी लिए हुए है वे इतना मादक क्यों होता है। अब हम इस गद्यांश का व्याख्या के जो 4 प्रमुख सोपान होते हैं उसके आधार पर इसका विवेचन विश्लेषण करते हैं, इसकी समीक्षा करते हैं। तो पहला हम लेते हैं संदर्भ। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक एकांकी रत्नाकर में संकलित प्रथम एकांकी डॉक्टर राम कुमार द्वारा रचित या लिखित एकांकी कौमुदी महोत्सव से उद्धृत है। ये एकांकी ऐतिहासिक है और आदर्शवादी एकांकी है। डॉक्टर राम कुमार वर्मा की प्रसिद्ध एकांकियों में कौमुदी महोत्सव एकांकी शुमार है। अब हम इसका प्रसंग देखते हैं। प्रस्तुत गद्यांश में चाणक्य ने समाहर्ता वसुगुप्त और अलका को बंदी बनवाकर उनसे पूछना चाहा कि वे क्या राजनीतिक चाल चलना चाहते थे। चाणक्य द्वारा पूछे जाने पर अधिक आशा पान करने का बहाना बनाकर वसुगुप्त ने उत्तर देने से मना किया, बिल्कुल मना कर दिया, और आसब पीने के लिए दिए जाने पर उसने आसब पीना राजधर्म के प्रतिकूल बताया। उसने राजनीति के रहस्य खोलने में स्वयं को असमर्थ बताया। तब चाणक्य उससे पूछ रहा है। अब चाणक्य क्या पूछ रहे हैं, अगला जो व्याख्या का सोपान है भावार्थ, उसमें हम देखते हैं। आचार्य चाणक्य ने वसुगुप्त से कहा कि तुम बात बात पर राजनीति शब्द का प्रयोग करते हो। दृश्य क्या है, बार बार आप राजनीति की चर्चा कर रहे हो। अरे इसका राज क्या है। मैं जो भी प्रश्न पूछता हूँ उसके उत्तर में तुम राजनीति शब्द की चर्चा करते हो। बार बार वही राजनीति। चाणक्य झुंझलाकर यह कहना चाहता है कि प्रश्न का उत्तर न देकर तुम राजनीति की चर्चा कर उत्तर देने से बचना चाहते हो। सही जवाब दो, मेरे प्रश्न का उत्तर दीजिए आप। तुम राज्य के समाहर्ता होकर भी महामंत्री को राजनीति के रहस्य नहीं बताना चाहते। यह कहकर यह व्यवहार तुम्हारे पद के अनुरूप नहीं है। तुमसे और आशा पान करने के लिए कहा जाता है, तब भी तुम राजनीति को बीच में ले आते हो। मैं ये मान लेता हूँ कि इससे तुम्हारी नहीं मेरी कोई राजनीतिक चाल है। इससे तुम मेरी चाल समझते हो। चाणक्य ने कहा कि ठीक है, अब मैं तुमसे राजनीति के रहस्य बतलाने के लिए नहीं कहूँगा। राजनीतिक चर्चा से तुम्हें कष्ट होता है। अब मैं तुमसे कविता की बात कहूँगा। अब मैं कविता के बारे में चर्चा करूँगा। मैं समझता हूँ कि कविता की बात करने में तो तुम्हें परेशानी, कोई ऐतराज़ नहीं होगा। बताओ तुम कविता की बात करने के लिए तैयार हो या नहीं। चलो इसी पर शास्त्रार्थ कर लेते हैं। बताओ कि जो आसव वन के फूलों की सुगंधी से युक्त होता है, जो आसव फूलों की सुगंधी से युक्त होता है, वह इतना मादक नशा उत्पन्न करने वाला क्यों होता है, बताइए। मुझे ज़रा समझाइए। तो अब हम इस गद्यांश का कलात्मक सौंदर्य या साहित्यिक सामाजिक विश्लेषण है उसको देखते हैं। तो उक्त गद्यांश या प्रस्तुत गद्यांश में चाणक्य राज्य का महामंत्री था, चंद्रगुप्त मौर्य का महामंत्री था।
उसे संदेह था कि वसुगुप्त अलका कोई षड्यंत्र कर रहे हैं, कोई कुचक्र चल रहे हैं। इसलिए पहले उसने वसुगुप्त से प्रश्न करके षड्यंत्र का पता लगाना चाहा और वास्तव में पता लगा लिया कि अलका और वसुगुप्त चंद्रगुप्त मौर्य की हत्या का षड्यंत्र रच रहे हैं। इसीलिए कौमुदी महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। लेकिन चाणक्य ने इन वक्त पर उस कौमुदी महोत्सव को टाल दिया था, उसको आयोजित नहीं होने दिया, क्योंकि उसे भनक लग गई थी, उसे पता चल गया था। वसुगुप्त षड्यंत्र में सम्मिलित होने के कारण चाणक्य के प्रश्नों का उत्तर न देकर कोई न कोई बहाना बना रहा था। किंतु चाणक्य को हराना आसान काम नहीं था, क्योंकि राजनीति का हर एक दृष्टिकोण को वो जानते हैं। चाणक्य राजनीति में बहुत ही माहिर है। तो इस गद्यांश की जो भाषा शैली है वो सहज सरल सुबोध, लेखक और एकांकीकार के भावों और विचारों को अभिव्यक्त करने में पूर्ण रूप से सक्षम हैं। आज इतना ही। आगे हम अगले वीडियो में तौलिए नामक जो एकांकी है, जिसके लेखक या एकांकीकार उपेंद्र नाथ अस्क है, इसके बारे में अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। आज इतना ही। धन्यवाद। नमस्कार।